नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार पांडे एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोग बाल मनोविज्ञान के लिए जानते ही हैं कि पूरे समाज में एक बड़ा ही मन में द्वेष रहता है, बड़ा ही लोगों के मन में परेशानी रहती है कि किस तरीके से पढ़ाया जाए और किस तरीके से पढ़ा जाए। दोनों बातें बहुत द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन आज की कक्षा में मैं आपको किसी भी एग्जाम में 2 से 3 सवाल फंसाने की गारंटी लेता हूं। इस एक्सीलेंट क्लासेस के YouTube चैनल पर आपको मैं आज जीन पियाजे का एक सिद्धांत देने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। चूंकि आप सभी लोग जितने भी यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जामों में जीन पियाजे से सवाल जरूर 2 सवाल बन जाता है। अभी थोड़े दिन पहले सी टेट का पेपर हुआ जिसमें से 3 सवाल जीन पियाजे से था, 3 सवाल कोलबर्ग से था, 1 सवाल वाइगोत्स्की से था। तो जितने भी सिद्धांत हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम आपके सामने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेकर आ रहा हूं और पढ़िए, बहुत मजेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत किया जाता है जीन पियाजे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के संज्ञानात्मक सिद्धांत की यदि बात की जाए तो यह सिद्धांत जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसकी 4 प्रमुख अवस्था बताई गई थी। और इन 4 प्रमुख अवस्थाओं में पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था बताई गई। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था बताई गई और दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई गई। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अवस्था के बारे में ही क्यों बताया, क्योंकि विगत वर्षों में आप देखे होंगे कि इन अवस्थाओं पे ही बहुत ज्यादा सवाल बने। अवस्थाओं पे जो सवाल बना उसका कुछ प्रारूप इस तरीके का था, ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या गया था कि संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक चलता है, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष के मध्य चलने वाली अवस्था क्या कहलाती है? संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। 2 से 7 वर्ष तक चलने वाली अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है और 7 से 11 वर्ष तक चलने वाली अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक चलने वाली अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और चौथी अवस्था जो 11 वर्ष से लेकर के इसके ऊपर या 15 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। तो एग्जाम में सवाल कैसे पूछा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो यह सवाल बना कि देखिएगा, सवाल जब जब बना है वो हमेशा पूर्व संक्रियात्मक से बना है, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक से बना है। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास में आपको हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हम फोकस वही करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए सवाल हैं। तो पूछा क्या गया कि 2 से 7 वर्ष निम्न में से किस अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो 2 से 7 वर्ष जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्रदर्शित करता है। एक सवाल तो ये बना था। एक सवाल 2014 में बना कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से
किस सीमा को प्रदर्शित करता है, तो आपको याद रखना होगा कि 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में जानी जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए ये दो तो पूछा ही गया है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में, लेकिन हरियाणा टेट, राजस्थान टेट और अन्य टेट, पंजाब टेट में अगर आप देखें तो इन चारों अवस्थाओं को अलग अलग वर्षों में पूछ लिया गया है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य आपका होगा कि इन अवस्थाओं को याद करें। अगर यह अवस्था आपकी तैयार हो गई तो जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है यह कभी गलत नहीं होगा, चूंकि आपको पता है कि जो जिन पियाजे महोदय थे एक महान मनोवैज्ञानिक का दर्जा इनको दिया गया है। महान मनोवैज्ञानिक का सेंस आप समझे क्यों इनको महान मनोवैज्ञानिक कहा गया, क्योंकि आपको पता है कि विकास से संबंधित केवल जिन पियाजे का ही नाम नहीं आता, जिन पियाजे के अलावा भी कोहलबर्ग साहब हैं, वाइगोत्स्की साहब हैं, जिन्होंने विकास के सिद्धांत दिए हैं, और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं। और इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से हर साल सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन केवल इसी मनोवैज्ञानिक को महान मनोवैज्ञानिक का दर्जा क्यों दिया गया, इसे आप समझें। क्योंकि आप सभी को यह पता है कि जिन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था यह विकास पर आधारित था। किस पर आधारित था? विकास पर आधारित था। इसीलिए इनके सिद्धांत को केवल संज्ञानात्मक नाम न देकर के एक नाम और दिया गया, विकासात्मक सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं? विकासात्मक। विकासात्मक सिद्धांत भी इनके सिद्धांत का एक नाम है, क्योंकि इन्होंने बाल विकास के आधार पर यह सिद्धांत दिया था। यह बात ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने विकास से संबंधित सिद्धांत दिया, इसीलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत ही नहीं कहा जाता बल्कि विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन्होंने 4 अवस्था में सिद्धांत दिया था। कितनी अवस्था में दिया था? 4 अवस्था में। तो याद रखिएगा, इन्हीं को विकास की अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। एक नाम और आपके सामने रख रहा हूं, विकास की अवस्था का सिद्धांत। विकास की अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास की अवस्था का सिद्धांत किसे कहते हैं? जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को कहते हैं, या इसी को विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासी अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। मैं अपनी बातों पे फिर वही पहुंच रहा हूं जहां से मैं शुरू किया था कि इनको महान मनोवैज्ञानिक का दर्जा क्यों दिया गया, क्यों इन्हें महान मनोवैज्ञानिक कहा गया। सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन पियाजे महोदय को महान मनोवैज्ञानिक क्यों कहा गया है, क्योंकि जिन पियाजे महोदय ने अपने खुद के 3 बच्चों पर, अपने खुद के 3 बच्चों पर इन्होंने लगातार 30 साल तक, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, 30 साल तक उनकी क्रियाकलाप पर ऑब्जर्वेशन किया, उनको देखा, उनकी क्रियाकलाप को समझा, और तब जाकर के उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत या विकासी अवस्था का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत। इसीलिए इनको महान बोला जाता है, इसीलिए ये महान मनोवैज्ञानिक हैं। बाकी मनोवैज्ञानिकों ने अपने क्या दूसरे के बच्चे को भी ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, दूसरे के बच्चों का क्रियाकलाप नहीं देखा होगा। इसीलिए जिन पियाजे महोदय को महान मनोवैज्ञानिक का दर्जा मिला है। एक छोटी सी बात बताता हूं, जिन पियाजे ने अपने सिद्धांत में यह बताया था कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, देखिए शुरुआत में इन्होंने जो बात कही मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिन पियाजे ने कहा कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी उत्तेजनाओं के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। बात को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे और देख करके इसको याद रखेंगे, फिर हम इस पे आएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन तब तक के लिए मैं इसको मिटाता हूं और आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा
कि जिन पियाजे जो थे देखिएगा, जिन पियाजे जो थे यह 30 साल तक लगातार 30 साल तक अपने खुद के बच्चे पर क्या किया? रिसर्च किया कि बच्चों का विकास कैसे होता है, और विकास करने के बाद इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तब जाकर के महान मनोवैज्ञानिक बने। एक बात याद रखिएगा, इन्होंने कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है, हम यहीं पे थे, जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी उत्तेजनाओं के द्वारा आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस बात को समझिएगा, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता है। इसका मतलब क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी मां का स्तनपान करता है, तो वो बोलता नहीं है कि हमें मां दूध पिलाओ, बल्कि वो रो करके, देखिएगा उत्तेजना का मतलब क्या है यहां पे, उत्तेजना का सेंस क्या है, बल्कि वह बच्चा अपने हाथ पैर पटक करके रो करके अपनी उत्तेजना प्रदर्शित करता है, अपनी आवश्यकता को अपनी मां से बताता है। उसी बात को जिन पियाजे ने कहा कि पहले भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि विचार की जरूरत पड़ती है। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन मैं आपको बता रहा हूं। उदाहरण से समझिएगा, एक बच्चा दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि भैया मुझे सामान दे दो। गौर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। एक बच्चा दुकानदार के पास जाता है और कहता है भैया हमें सामान दे दो, तो बताइए दुकानदार कौन सा सामान देगा? एक बच्चा जाता है दुकानदार पे और कहता है भैया मुझे सामान दे दो, तो बताइए दुकानदार कौन सा सामान देगा? कोई सामान नहीं दे पाएगा, क्योंकि विचार रूपी सामान का नाम उसने नहीं बोला है। यदि वो बोल देता कि भैया मुझे एक समोसा दे दो, मुझे एक मिठाई दे दो, मुझे एक किताब दे दो, मुझे एक पेन दे दो, तो दुकानदार पेन दे देता, मिठाई दे देता, सामान दे देता। लेकिन जब बच्चे ने बोला कि हमें सामान दे दो, तो इसमें व्याकरण सही है, इसमें शब्द सही है, लेकिन इसमें विचार सही नहीं है, विचार नहीं दिया गया है। इसी बात को जिन पियाजे ने कहा कि पहले भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पहले जरूरत किसकी पड़ती है? विचार की पड़ती है। और बच्चा जन्म लेते ही समय अपनी उत्तेजनाओं के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हाथ पर पटक करके अपने विचार को व्यक्त कर देता है। यह बात मैं आपको यहां बताना चाहता था, जो मैंने आपको बताया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, जो बहुत ही मतलब समझिए एग्जाम में भी कई बार पूछा गया कि किस मनोवैज्ञानिक ने पहले विचार को महत्वपूर्ण बताया है और भाषा को महत्वपूर्ण नहीं बताया। तो यहां पर याद रखना है कि जिन पियाजे महोदय ने कहा कि यदि अगर कहा जाए कि यदि भाषा की पहले जरूरत पड़ती है या पहले विचार की, तो जिन पियाजे ने कहा कि पहले विचार की जरूरत पड़ती है, भाषा की जरूरत बाद में पड़ती है। यहां भाषा सही है, यहां व्याकरण में सब मात्रा नहीं गलत है, यहां पे वाक्य सही है, सब कुछ सही होते हुए दुकानदार सामान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसमें विचार नहीं है कि कौन सा सामान देना है। इसलिए इन्होंने कहा कि पहले किसकी जरूरत पड़ती है?
विचार की जरूरत पड़ती है। फिर इन्होंने देखिए, इन्होंने कहा कि भाषा दो प्रकार की होती है। इन्होंने क्या बोला? कहा कि भाषा दो प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात फिर मैं छेड़ने जा रहा हूं। इन्होंने कहा कि भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाषा की बात हो रही है? भाषा यहां दो प्रकार की होती है। कहा कि जब बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वह दो प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। कौन कौन सी भाषा? तो पहला अहम केंद्रित भाषा और दूसरा सामाजिक भाषा। पहला कौन सी भाषा है? अहम केंद्रित भाषा और दूसरा कौन सा है? सामाजिक भाषा। अहम केंद्रित भाषा को एक तरफा भाषा कहा जाता है, एक तरफा भाषा, और सामाजिक भाषा को दो तरफा भाषा कहा जाता है, दो तरफा भाषा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि भाषा दो प्रकार की होती है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो अहम केंद्रित भाषा बालक बोलता है, अहम केंद्रित भाषा बोलता है, उसी भाषा को एक तरफा भाषा कहते हैं। तो एक तरफा का सेंस यहां पे क्या है? सन 1922 ईस्वी में देखिएगा, एक फैक्ट मैं आपको देना चाहता हूं। सन 1922 ईस्वी में रूसो की लेबोरेटरी में, कहां पर? रूसो के लेबोरेटरी में, रूसो के लेबोरेटरी में पियाजे ने क्या किया कि कुछ 2 से 3 साल के 4 साल के बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। पियाजे जी को यह लगा कि बच्चे एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे, एक दूसरे के साथ खूब खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन नहीं, हर बच्चा अपने में मगन था, अपनी ही बात करता था, वो किसी की बात नहीं सुनता था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो एक भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात उस भाषा का नाम है अहम केंद्रित भाषा, जिसे आप स्वार्थी भाषा भी बोलते हैं। स्वार्थी भाषा का प्रयोग करता है, और स्वार्थी भाषा में माध्यम केवल एक होता है, माध्यम केवल एक होता है, और उस माध्यम को ही क्या बोलते हैं? अहम केंद्रित भाषा बोलते हैं। बच्चे किसी की बात नहीं सुन रहे थे, केवल बच्चे अपनी बात बोल रहे थे, इसी भाषा को हम क्या बोलते हैं? अहम केंद्रित भाषा या स्वार्थी भाषा बोलते हैं। उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो सामाजिक भाषा बोलते हैं, जिसमें वक्ता भी होता है और श्रोता भी होता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि भाषा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक अहम केंद्रित होती है जो बालक शैशवावस्था में प्रयोग करता है, और एक भाषा होती है जिसको आप सामाजिक भाषा बोलते हैं। सामाजिक भाषा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने पर प्रयोग करते हैं, बड़े होने पर प्रयोग करते हैं। बड़े का सेंस ये है कि जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तब। चलिए, यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो यहां पे भाषा दो प्रकार की होती है, यहां पे हम लोगों ने ये बातें देखी है। चलिए, अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब जैसे जीन पियाजे महोदय ने अपने सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का प्रयोग किया। अब जैसे कौन कौन सी प्रमुख शब्दावलियां थी? जैसे वस्तुओं की निरंतरता, वस्तुओं की निरंतरता पहला, वस्तुओं की निरंतरता। क्या होता है वस्तु की निरंतरता? कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं, पहले हमको उन्हें देखना पड़ेगा। देखिए, वस्तुओं की निरंतरता क्या होती है, इसको समझाते हैं। बच्चे के सामने उसकी मां नहीं होती है, लेकिन मां को रो करके बुला लेना, यही वस्तु की निरंतरता कहलाती है। बच्चों के सामने उसकी मां नहीं होती है, लेकिन मां को रो करके बुला लेना वस्तु की निरंतरता होती है। आप देखते होंगे कि बच्चा भूखा रहता है और उसकी मां उसके सामने नहीं होती,
बच्चा भूखा होता है, उसकी मां उसके सामने नहीं होती है, लेकिन बच्चा रो के बुला लेता है, वो क्या कहलाता है? वस्तु की निरंतरता। मतलब वस्तुएं आंख से ओझल होने पर भी, वस्तुएं आंख से ओझल होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहे। एक लाइन में लिख के आपको बताना चाहता हूं, वस्तुएं आंख से ओझल होने पर भी वस्तु की निरंतरता बनी रहे, वस्तु की निरंतरता बनी रहे, इसी को हम कहते हैं वस्तुओं की निरंतरता। अर्थात कोई वस्तु उसके सामने नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व बना रहे, निरंतरता नहीं, उसका क्या बना रहे? अस्तित्व बना रहे। अस्तित्व बना रहे, वही क्या कहलाता है? वस्तु की निरंतरता कहलाता है। मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने आपको उदाहरण दिया। उदाहरण क्या था कि बच्चे की मां, एक उदाहरण के रूप में लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। बच्चा जब भूखा होता है, तो रो करके अपनी मां को बुला लेना वस्तु की निरंतरता कहलाती है। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे कि एक बच्चा जब रोता है तो किसी दूसरे मां से चुप नहीं होता, बल्कि वो अपनी मां को खोजता है, और ये क्या कहलाता है? वस्तु की निरंतरता कहलाती है। एक शब्दावली और लेते हैं, विलोम्यता, पलटावी, उत्क्रमणशीलता। एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, विलोम्यता। एक शब्द है, इसे मिटा देते हैं, आप लोग देखिएगा। एक दूसरा शब्द है जो जिन प्यादे महोदय ने अपने सिद्धांत में प्रयोग में लाया था, जिसका नाम है पलटावी, जिसका नाम है पलटावी उत्क्रमणशीलता या पलटावी उत्क्रमणशीलता या विलोम्यता। अब ध्यान से समझिएगा, विलोम्यता क्या होता है, पलटावी क्या होता है, उत्क्रमणशीलता क्या होता है। अब इसको हम लोग लिख करके बताते हैं। जब बच्चा मूल बिंदु पर वापस चला आए, ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा मूल बिंदु पर वापस चला आए तो उसे विलोम्यता कहते हैं, विलोम्यता कहते हैं। उदाहरण लीजिए, उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा इलाहाबाद से जाता है लखनऊ। एक बच्चा प्रयागराज से या इलाहाबाद से कहां जाता है? लखनऊ। यदि वो लखनऊ से वापस फिर अपने आप इलाहाबाद पहुंच जाता है तो यह क्या कहलाएगा? विलोम्यता कहलाएगा, उत्क्रमणशीलता कहलाएगा और पलटावी कहलाएगा। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी कि जब बच्चा मूल बिंदु से शुरुआत कहां से किया, उसका मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु है प्रयागराज। जब वो प्रयागराज से लखनऊ गया और लखनऊ से वापस अपने मूल बिंदु पर आ गया, तो जब बच्चा अपने मूल बिंदु से वापस चला आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? विलोम्यता कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, एक शब्द इन्होंने और प्रयोग किया था जिसका नाम है संरक्षण। एक शब्द हम यहां पे और दिखाएंगे आपको, जिसको जिन प्यारे महोदय ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया, जिसका नाम क्या है? संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? जब बच्चा मूल आकृति को, देखिए सबकी डिफिनेशन लिखी जाएगी ताकि आपको इससे पढ़ने से कुछ लाभ हो और आप अच्छे से नोट्स बना सके, आपके जीवन में उपयोगी हो सके। संरक्षण क्या होता है? जब बच्चा मूल आकृति को
जब बच्चा मूल आकृति को ना भूले, मूल आकृति को ना भूले तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है संरक्षण। अब उदाहरण के रूप में एक बच्चे को कहा गया कि बेटा तुम इस आकृति को बनाओ। यदि बच्चा हूबहू इस आकृति को बना देता है तो ये क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा। यही संरक्षण है, क्योंकि दोनों में क्या है? समानता है। यदि वो इस आकृति को भूल जाएगा तो संरक्षण का अभाव हो जाएगा। यदि बच्चा इसी आकृति को ऐसे ना बना करके, एक शब्द इन्होंने और प्रयोग किया है जिसका नाम है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव, अभाव का मतलब क्या होता है कि बच्चे ने अपने मूल बिंदु को क्या किया? अच्छे से याद नहीं किया, बल्कि वो भूल गया। तो अगर किसी बच्चे को कहा गया कि ऐसी आकृति आप बनाइए, यदि बच्चा इस आकृति को ऐसे बना दिया और इतना बना के छोड़ देता है, या इसको ऐसे बना देता है और कहता है कि फिगर बन गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? संरक्षण का अभाव हो जाएगा। मेरी बात सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहां पे संरक्षण और संरक्षण का अभाव दोनों शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक शब्द मैं आपको और देना चाहता हूं जिसका नाम है स्कीमा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली जो जिन पियाजे ने अपने सिद्धांत में इसका प्रयोग किया है। जिन पियाजे ने अपने सिद्धांत में इसको प्रयोग में रखा है, जिसका नाम है स्कीमा। स्कीमा किसे बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। स्कीमा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा। सूचनाओं का भंडारगृह, सूचनाओं का भंडारगृह स्कीमा कहलाता है। सूचनाओं का भंडारगृह क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाता है। जैसे समझिएगा, बच्चा जब पहली बार कुत्ता को देखता है तो उसने कुत्ता को अपने मस्तिष्क में क्या कर लिया? उसका बिंब बना लिया, उसकी प्रतिमा बना ली, उसने एक मैसेज अपने मस्तिष्क में भंडार कर लिया। ये क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाता है। कुत्ते ने कौवा देखा, दूसरी सूचना अपने मस्तिष्क में बैठा लिया, क्या कहलाएगा? सूचनाओं का भंडारगृह क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। सूचनाओं का भंडारगृह स्कीमा कहलाता है। एक शब्द इन्होंने अनुकूलन। अनुकूलन किसे बोलते हैं? अनुकूलन एक शब्द देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अनुकूलन, बालक को दी गई जानकारी यदि वो अपने तरह से ढाल ले, अनुकूलन कहलाती है। समझिएगा, दी गई जानकारी जब बच्चा अपने तरीके से बता दे तो अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को हम कुछ पढ़ा रहे हैं और हमारा पढ़ाया हुआ बात यदि बच्चा अपने तरीके से बता दे, क्या कहलाएगा? अनुकूलन कहलाता है। चलिए, उसके बाद हम एक और शब्द आपको देते हैं जो जिन पियाजे ने प्रयोग किया है, जिसका नाम है समायोजन। समायोजन नई जानकारी और पूर्व जानकारी में, नई जानकारी और पूर्व जानकारी में अंतर उत्पन्न करना, या आप ऐसे लिख सकते हैं विरोध उत्पन्न करना। नई जानकारी और पूर्व जानकारी में विरोध उत्पन्न करना क्या कहलाता है? समायोजन। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण को ध्यान से हम लोग देखते हैं। देखिएगा, एक बच्चा पहली बार देखता है कुत्ता।
और कुत्ते की तरह ही फिर उसने देख लिया सियार। मेरी बात समझिएगा, कुत्ता चूंकि अब कुत्ते के पास भी 4 पैर, 2 कान, 2 नाक और 1 पूंछ होती है। उसी तरीके से सियार के पास भी 4 पैर, 2 कान, 2 नाक और 1 पूंछ होती है। अब देखिएगा, जब कुत्ते के सामने, अब देखिए बच्चे के सामने कुत्ता भौंका नहीं था और सियार भी बोला नहीं था। जब कुत्ते ने पहली बार चूंकि कुत्ते को देखा था और जब वो सियार को देखा तो उसको ये भी लगा कि ये भी हो सकता है कोई कुत्ते की प्रजाति होगी या कुत्ते की तरह ये भी कोई कुत्ता होगा। लेकिन जब कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और ये भौं भौं बोलने लगा और जब सियार ने हुआ हुआ बोलने लगे सियार, तो दोनों के आवाज में बालक के मन में क्या उत्पन्न हो गया? विरोध उत्पन्न हो गया। और यही विरोध क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। यही विरोध क्या कहलाएगा? समायोजन। आपसे पूछा जाएगा समायोजन किसके आधार पर हुआ? तो आवाज के आधार पर, आवाज के आधार पर क्या बना? समायोजन बना। आधार क्या बना? आवाज बना। यहां पे आवाज के आधार पर विरोध उत्पन्न हो गया। पहले तो कुत्ता और सियार में अंतर नहीं समझ पा रहा था, सोचा कि दोनों सेम होंगे, लेकिन यहां पर आवाज के आधार पर क्या बना? समायोजन बना। तो इस तरीके से आपने जीन पियाजे की जितनी भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी उन पर आपने देखा, और इसी के आधार पर हम आपको आगे वाली भी बातें बताना चाहेंगे कि आगे इन्होंने क्या किया था। लेकिन आज की वीडियो में बात इतनी ही रहेगी। अगली वीडियो पार्ट नंबर 2 बनेगी, जिसमें हम जीन पियाजे के चारों अवस्थाओं में इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया गया, कहां से सवाल बना, इन सब पर बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।